हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की एक इम्पोर्टेंट सेक्शन एटीसी के बारे में। इनकम अर्न करने के साथ साथ हम सभी का जो मोटो होता है वो ये होता है कि आप जो हमारी इनकम है उस पर हम कम से कम टैक्स पे करें और इस तरह से टैक्स प्लानिंग करें कि जो हमारा इनकम पर जो टैक्स लगने वाला है वो कम से कम पे करें हम, और वो जो टैक्स है वो हम सेव कर लें। और जो हमारी नई एग्जेम्पशन लिमिट आई है उसमें 5 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट आई है उसमें टैक्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको टैक्स प्लानिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी जिससे कि आप अपना जो टैक्स है वो सेव कर सके। आज हम जो इस वीडियो में एटीसी की डिडक्शंस के बारे में जानने वाले हैं कि वो एटीसी की डिडक्शन किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं और आप किस तरह से किस तरह से आप उसके लिए इलिजिबल हैं। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो इलिजिबल होते ही हैं। एटीसी के अंदर बहुत से ऐसे कैटेगरीज है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप जो है एटीसी के डिडक्शंस के लिए इलिजिबल होते हैं। इन्वेस्टमेंट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आप जो है जो डिडक्शन है एटीसी सेक्शन के जो डिडक्शन है उसके लिए इलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों हम सभी तरह के जो डिडक्शन है एटीसी से रिलेटेड उन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और इस तरह के टैक्स सेविंग्स के प्लान आपको बताते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी एंड अकाउंटिंग अड्डा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन एटीसी की लिमिट्स की। सेक्शन एटीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपए तक होती है। यानी कि अगर आपने सेक्शन एटीसी की कैटेगरी में अगर कुछ बहुत सी कैटेगरीज होती है, उन कैटेगरीज में किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया है और वो अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक है तो आप 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का है आपका इन्वेस्टमेंट उन कैटेगरीज में तो आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही आप जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन कैटेगरीज की जहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। आप कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, फिर भी आप एटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। उनमें सबसे पहले आता है ईपीएफ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से पीएफ डिडक्ट करता है तो आप उस जो भी आपका पूरे साल में पीएफ डिडक्ट हुआ है वो आप जो है एटीसी के लिए जो है क्लेम कर सकते हैं। एटीसी की डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट को। ईपीएफ में बहुत अच्छा जो है रिफंड मिलता है और जब आप नौकरी छोड़ते हैं, जब आप नौकरी से रिटायर्ड होते हैं तब आपको जो पीएफ है आपका वो वापस मिलता है। और साथ ही साथ इसका जो रिटर्न है वो अच्छा खासा होता है, इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा मिलता है और इसी के साथ साथ आप उससे टैक्स सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है होम लोन का पेमेंट। अगर आप पर होम लोन है और आप जो है होम लोन की किस्त पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के अलावा अगर आपने होम लोन का जो प्रिंसिपल है वो पे किया है तो उस जो प्रिंसिपल आपने पे किया है वो इलिजिबल है अंडर सेक्शन एटीसी। आप अंडर सेक्शन एटीसी उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है अपना जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने जो है आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो चाहे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो उनकी जो फीस होती है वो भी एटीसी की डिडक्शंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप उस अमाउंट को जो है आपने फीस पे करी है ट्यूशन फीस के नाम से आप जो है उसमें एटीसी के अंदर डिडक्शन आपको ट्यूशन फीस का डिडक्शन आपको मिल जाता है। इस कैटेगरी में जिनमें कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है उसमें लास्ट पॉइंट ये है, अगर आपने कोई जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी है उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा है या फिर जो भी आपके प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग चार्जेस है आपने जो पे किए हैं उनको भी आप अंडर सेक्शन एटीसी के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब हम उन कैटेगरीज में की बात कर लेते हैं जिनमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। उनमें सबसे पहला अगर आपने कोई इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो या यूलिप हो, इनमें से कोई भी इंश्योरेंस करवाया है आपने
और उसका जो अमाउंट है जो आपने इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम आपके इलिजिबल होगा अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। इसमें बहुत अच्छा खासा आपको जो है रिटर्न मिलता है। ये जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है ये सीधे सीधे इक्विटीज और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका जो आपका जो इंटरेस्ट निकल के आता है, मतलब कि आपका जो रिटर्न निकल के आता है आफ्टर मैच्योरिटी, वो अच्छा खासा आता है। इसलिए बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो अंडर सेक्शन 80C है उसमें आपको ELSS का भी आपको डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं NPS। अगर आपने NPS परचेज किए हैं या फिर NPS में जो है इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके जो NPS में जो इन्वेस्टमेंट है उतने अमाउंट आप जो है 80C के अंडर आप कवर कर सकते हैं। 80C के अंदर वो कवर होता है और जो है आप उसका क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल्स के लिए होती है, छोटी बच्चियों के लिए होती है। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है और आपने सुकन्या योजना के अंदर आप उसका हर मंथ या हर ईयर आप प्रीमियम पे करते हैं तो वो प्रीमियम जो है वो भी आपके अंडर सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है पीपीएफ और EPF को बहुत से लोग सेम समझते हैं पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। EPF होता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, यानी कि अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी में से कोई भी किसी भी तरह का PPF काटता है, PPF डिडक्ट करता है तो उस PPF को कहते हैं एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड EPF। और अगर आपने पर्सनली कोई प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाया है और उसमें आप हर मंथ या हर पर ईयर जो है आप एक प्रीमियम पे करते हैं वहां उसके लिए PPF के लिए, तो वो कहलाता है PPF। अब यहाँ पर जो PPF होता है वो उसका लॉकिंग पीरियड होता है 15 साल और इसमें बहुत अच्छा खासा जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब ये मैच्योर होता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको आपके हाथ में आता है। तो PPF खुलवाना बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होता है दोस्तों। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टैक्स सेविंग FD। अगर आपने टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 80C के लिए जो है एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, FD कराते टाइम आपको जब जिस भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में आप जो है FD करा रहे हैं तो वहां पे पहले ये पता करना होगा कि टैक्स सेविंग FD है या नहीं। टैक्स सेविंग FD की ही आपको डिडक्शंस मिलती है, अदर FDs की नहीं मिलती है। और अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड और SIP की। म्यूचुअल फंड SIP भी टैक्स सेविंग होते हैं और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड SIP पर ही जो है आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग SIPs और टैक्स सेविंग FDs पर ही आपको जो है टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो आप लोग, उसके अलावा नहीं। ऐसे बहुत सी म्यूचुअल फंड्स और SIPs आती है जिस पर टैक्स सेविंग नहीं होती है, जो अंडर सेक्शन 80C के अंडर कवर नहीं होती है दोस्तों। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपका एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C के लिए। दोस्तों ये था हमारा 80C से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी जो है इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।